मालूम होगा, भारतीय नागरिक सूचना संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSC। ठीक है। अब हम इसके बाद आपको मालूम होगा जैसे ही संसद में पास हुआ था 2023 में, फिर हमें एक टारगेट मिला था कि हमें कब से हमारे यहाँ ये कानून लागू हो जाएंगे। उसकी डेट थी 1 जुलाई 2024। सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हेलो मैडम, मैं रमेश बोल रहा हूँ। यहाँ पर बंद हो गया है मैडम, अब जल्दी मुझे भेजिए। आप घबराइए नहीं, पूरी बात बताइए। मैडम, पड़ोस की कोठी नंबर 135 सेक्टर 3 चंडीगढ़ में से रोकने की आवाज आ रही थी, तो मैं वहाँ भाग कर गया। वहाँ जमैत की रात खड़ी हुई थी मैडम, और सामान भी बिछा हुआ था। उनके घर वाले बोल रहे थे मैडम। ठीक है, नजदीकी PCR की गाड़ी जल्दी ही आपके पास पहुँच रही है। जी मैडम। शुगर 17 ऑस्कर 50 शुगर 1717 शुगर 17 नोट कीजिए। कोठी नंबर 135 सेक्टर 3 में रॉबरी और मर्डर की सूचना मिली है, जल्दी मौके पर पहुंचिए। जय हिंद सर। सर, कोठी नंबर 135 सेक्टर 3 में रॉबरी और मर्डर की सूचना मिली है। क्या आपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इसकी सूचना की है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। देखिए मैडम, अब नए अपराध कानून के अनुसार 7 साल या उससे अधिक सजा पाने वाले अपराधों में फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मौके की विजिट करवाना और सबूतों को इकट्ठे करवाना अनिवार्य हो गया है। इसलिए आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मौके पर पहुंचने की इत्तला दीजिए। जी सर। यहाँ पहुँचने का करीब टाइम रहता है 3 से 5 मिनट के बीच में। और जैसे कि देखा कि आपने मर्डर की कॉल की, तो मर्डर की कॉल में ये है कि अब 7 साल से ऊपर की सजा रहती है। जब भी 7 साल से ऊपर की सजा का कोई केस होगा, उसमें हमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जरूर बुलाना होगा मौके पे, वही वीडियोग्राफी वगैरह सारे सबूत वगैरह प्रूव करें, जिससे कि हमारे कन्विक्शन करने में और भी बढ़िया सहायता मिलती है। जैसे कि आपने देखा कि अब इंफॉर्मेशन को हम डिजिटली भी मिल सकती है हमें, कि अगर किसी को कोई इशू है, कोई पहुंच नहीं पा रहा, तो हमें ईमेल वगैरह के थ्रू हमारे पुलिस स्टेशन में भेज सकता है। उसके हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी होगी तो हम कर लेंगे, अगर हमें ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा कि जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वो सही है उस पर करके। मगर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऐसा नहीं कि हम उसको लंबे समय तक रख सकते हैं। हमें 14 दिन के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमें कंप्लीट करनी होगी। और जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो भी हमें DSP की परमिशन से स्टार्ट करनी होती है। और ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि, तो इसलिए DSP साहब मॉनिटर कर पाएंगे उसको 40 डेज के अंदर कंप्लीट करने हैं। जैसे रेप जैसे संगीन मामले होंगे उसमें चिकित्सीय जांच जरूरी है और वीडियोग्राफी वगैरह सब जरूरी रहेगी, जिससे क्या किसी सबूतों के साथ छेड़खानी करने का कोई जितना भी चांसेस रहते हैं वो मिलते रहेंगे। और जो मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार व्यक्ति होंगे उनको हम थाने बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी, उनके हम घर पे जाके ही बयान लिया जाएगा, उसको ऑडियो वीडियोग्राफी के तहत ही उनका बयान लिया जा सकता है। अगर कोई ऐसे के सामने कोई कंप्लेंट पेश होता है, अगर उसके जुडिशनल नहीं आसपास का है तो मदद कर सकता है। जैसे 3 से 11 जाने में सुनिए है तो कोई बहुत ही दूसरे स्टेट का है, तो ऐसा नहीं कर उसको भेजना, उसको 0 FIR दर्ज करनी होगी। अगर उसका कोई मेडिकल वगैरह कराना है सब वगैरह कराएगा, उसकी कोई वीडियोग्राफी वगैरह करनी है वो भी कराएंगे, उसके बाद उस कंप्लेंट को ट्रांसफर किया जाएगा। जी सर। मौके का मुआयना करके एग्जिबिट की मार्किंग शुरू करें। अमन, CFSL टीम मौका का निरीक्षण करके सबूत इकट्ठा कर रही है। आप इस सारे घटना की साक्ष्य ऐप के द्वारा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करें। ठीक है सर। देखिए, अब नए अपराधी कानून में सीन ऑफ क्राइम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना हमारे लिए इस मोबाइल ऐप के जरिए सीन ऑफ क्राइम की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सीधा सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। सब फोटोज वीडियोस का टाइम स्टैम्प और GPS भी कैप्चर करो। आपको जैसे मैंने बता दी 7 साल या 7 से अधिक साल का हमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट करने वाली है। साथ में हमने एक साक्ष्य का दिखाया कि हमारे यहाँ एक जो स्टाफ है वो एक टैबलेट लेके सब कुछ का वीडियोग्राफी कर रहा था। सीन ऑफ क्राइम के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सबको रिकॉर्ड करना है। उसको कुछ भी अगर कुछ सामान उठाना सीज करना वो वीडियोग्राफी होगी, और उसमें वीडियोग्राफी में जैसे वो रिकॉर्ड होगा वो अपलोड हो जाती है 24 घंटे के अंदर, वो मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है। तो इससे क्या आप वीडियो में टेम्पर करने के लिए कोई संभावना नहीं। जय हिंद। जय हिंद। मुंशी जी, इन प्रबंधों को जमा करें। सर जी, न्याय हेतु है,
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सारे पिलर जैसे मैट्रिक पास, फोरेंसिक लेबोरेटरी, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट और प्रिजन को एक ही जगह कनेक्ट किया गया है। अब न्याय सेतु सभी पिलर के बीच सेतु की तरह काम कर रहा है सर जी, जिससे सारा डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। और कुलदीप सर, अब इसमें ना एक नया फीचर भी आ गया है जिसमें हर पुनर्जात पार्सल की डिटेल दी जाती है और एक पर क्यूआर कोड लगता है, जिससे पार्सल को सीएफएसएल जमा करवाते समय सारी डिटेल क्यूआर कोड को स्कैन करते ही पता चल जाती है। और सर जी, जिससे चैनल पे फीड मेंटेन रहती है और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है सर जी। अरे वाह, चिट्ठी टाइप कर दो। अरे भाई, अब चिट्ठी पत्री का जमाना गया। अब तो हमारे सीसीटीएनएस में ही मृतक की डिटेल्स रजिस्टर की जाती है और मेडिकल पार्क के द्वारा पोस्टमार्टम की डिजिटल रिक्वेस्ट हॉस्पिटल को भेज दी जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है रविंद्र भाई। तुम जल्दी से इसकी रिक्वेस्ट भेज दो, फिर हमें पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल जाना है। बजरिया टाइम दे दी गई। ठीक है, आरोपी को आईसीयू रूम में ले जाकर इंक्वायरी शुरू करो। जी। मेटली पार के माध्यम से कोई रिक्वेस्ट आई है? हाँ, आपकी पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट आ रखी है। क्या डेड बॉडी आ गई है? हाँ सर, डेड बॉडी मॉर्चरी के फ्रीजर में ट्रॉली नंबर 3 पर रखी है। अरे, उसका तो पोस्टमार्टम हो चुका है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी देर में मिलेगी? आयो साहब, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मेटली पार पर अपलोड कर दिया है। अब आप थाने में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट हमें ऑनलाइन ही मिल जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। थोड़ा आगे पार्सल सीएफएसएल में जमा करवाने हैं, ये लीजिए। जी सर, आपका नाम और बेड नंबर क्या है? मैडम, मेरा नाम कांस्टेबल अमनदीप है और मेरा बेड नंबर 1455। ई प्रोसिक्यूशन के जरिए नॉर्थ थाने से एक चार्जशीट चेकिंग के लिए रिसीव हुई है। कौन सा केस है? सर, मर्डर केस है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो रखे हैं और एक आरोपी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो रखा है जो विदेश में रहता है। हाँ, मैंने ये चार्जशीट चेक कर ली है और अपना ओपिनियन भी दे दिया है। आप इसे ई प्रोसिक्यूशन के जरिए अपलोड करके थाने में भेज दो। सर अब देखो, इस प्रिजनर को जेल में कितना समय हो गया है। हाँ सर, इसका ट्रायल पेंडिंग है और इसका रिजल्ट भी आ गया है क्योंकि इसका 1/3 सेंटेंस पीरियड पूरा होने वाला है सर जी। घबराओ मत, अब नए कानून लागू हो गए। तुम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो और तुम्हारे खिलाफ कोई और केस दर्ज नहीं, इसलिए नए कानूनों के अनुसार तुम्हारे जुर्म का 1/3 सेंटेंस पीरियड पूरा होने पर हम तुम्हारी बेल एप्लीकेशन खुद कोर्ट में लगाएंगे। स्टेट पर्सन रोलिंग। मैम, इस केस की सुनवाई किसी पर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय। आपके वकील कौन है? मैं सरकार की तरफ से सरकारी वकील को भी मैं पूछता हूँ। जैसा मेरा नाम राजेश, मैं आरोपी वकील और आरोपी वकील दोनों की तरफ से पेश हूँ। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल रही है? जी है सर, मुझे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चार्जशीट की कॉपी जज साहब, एक रिक्वेस्ट, आज हाईकोर्ट में मेरा एक और केस है, कृपया हमें अगली तारीख दे दीजिए। नहीं वकील साहब, नए आपराधिक कानूनों के अनुसार किसी भी सूरत में 2 से ज्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं दे सकते और हम आपको पहले ही 2 एडजॉर्नमेंट दे चुके। आप तारीख पर जमानत दें। वकील साहब, आपको याद हो हमने 60 दिन के अंदर ही चार्जशीट किया था। अब गवाह मौजूद है, इसलिए ट्रायल तो आज ही शुरू होगा और आज ही गवाही होगी। जी सर। ये जो 3 कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, आप इनके बारे में जो आपने अभी प्रस्तुति देखी, अगर हम इसका परिप्रेक्ष्य देखें तो जो आईपीसी सीआरपीसी थे वो ब्रिटिश जो औपनिवेशिकवाद की जो परंपरा थी, जो न केवल भारत में, अफ्रीका और बाकी महाद्वीप में थी, उसको परिलक्षित करते थे कि जिस तरह से भारतीयों को, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को किस तरह से नियंत्रण में किया जा सके। आप इस यात्रा को देखें तो 1857 की क्रांति के बाद जिस तरह से ये कानून आईपीसी और सीआरपीसी आए थे, तो उनका उद्देश्य ये था कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो भारतीय आज़ादी की आवाज़ उठाते हैं, जो भारतीयता की आवाज़ उठाते हैं, उनको किस तरह से गुलाम रखा जा सके। और पूरे जो प्रावधान थे, चाहे वो सेडिशन के प्रावधान हो
वो इस बात को परिलक्षित करते थे कि ये दंड किस तरह से दिया जा सके अगर इस तरह की गतिविधियाँ होती है। पर भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम, इनकी जो आत्मा है, जो इनके पीछे प्रधानमंत्री जी की और माननीय गृह मंत्री जी की जो दूरदृष्टि है, वो ये परिलक्षित करती है कि नागरिक जो है वो किसी भी आपराधिक न्याय प्रणाली और व्यवस्था का केंद्र है, और नागरिक को अगर कोई दिक्कत होती है तो किस तरह से न्याय दिया जा सकता है। जब हम भारत की बात करते हैं और एक व्यवस्था की बात करते हैं तो इन तीनों जो कानूनों में हम देखेंगे कि ये कानून न केवल भारतीयता को परिलक्षित करते हैं बल्कि साथ के साथ हर एक प्रावधान को देखेंगे कि जिस तरह से आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो भी डायनेमिक ट्रांजिशन हुए हमारे समाज, हमारे राष्ट्र ने, हमारी व्यवस्था ने, पुलिस प्रशासन ने, जेल व्यवस्था ने किस तरह से जो समस्याएं, चुनौतियां फेस करी, उन सभी चीज़ों को संहिताओं में प्रावधान किया गया है। और जो समाज के ऐसे वल्नरेबल जो सेक्शंस हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए न्याय के, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अपराधों की जो प्रकृति और स्वरूप बदल रहा है, किस तरह से स्ट्रीट क्राइम्स बदल रहे हैं, स्नैचिंग का जो प्रोविज़न है, मॉब लिंचिंग का प्रोविज़न है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का प्रोविज़न है। साथ के साथ जब तकनीक आती है और आधुनिकी तकनीकीकरण के साथ जो अपराध में प्रकृति और स्वरूप में जो परिवर्तन आया है, जो साइबर क्राइम है, इन सभी चुनौतियों को भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता में समाहित किया गया है। और इसी चीज़ को आपने देखा होगा कि जो पूरी प्रस्तुतिकरण है, हर एक एस्पेक्ट जो है आपराधिक न्याय व्यवस्था का, उसको समाहित किया गया है। चाहे आप देखेंगे कि पुलिस कंट्रोल रूम किस तरह से आधुनिक हो गए हैं। ये न केवल चंडीगढ़ में है, ERSS 112 की व्यवस्था अखिल भारतीय व्यवस्था है। आधुनिक मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस कंट्रोल रूम्स हर एक स्टेट में स्थापित किए गए हैं, जिससे कि जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है वो भारतीय पुलिस त्वरित ढंग से और तुरंत दे सके। उसके बाद आप देखेंगे कि जब हम न्याय की बात करते हैं, जो हमारी पूरी जो व्यवस्था है, जो न्याय की जब हम बात करते हैं कि दंड से न्याय की ओर कैसे जाया जाए, सत्यता की तरफ कैसे जाया जाए, सत्य स्थापित कैसे जल्दी से हो, तो उसके लिए प्रयास किया गया है कि जो अन्वेषण की जो प्रणाली है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, वो आपका मॉडर्न होना चाहिए और एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। जब हम साक्ष्य की बात करते हैं तो साक्ष्य अगर वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होगा, देखिए वैज्ञानिक तो वो अकाट्य हो जाता है, उसकी कोई काट नहीं है। आपने देखा होगा कि ई साक्ष्य जो पोर्टल है, जिसमें किसी भी अन्वेषण अधिकारी को ये सुविधा दी गई है कि जब वो सीन ऑफ क्राइम पर जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग करेगा, हर एक एविडेंस का एक साइंटिफिक ढंग से कलेक्शन होगा। FSL टीम भी आती है तो कौन क्या कलेक्ट कर रहा है, उस पूरे सीन ऑफ क्राइम की रिकॉर्डिंग में कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं रह जाए कि नहीं इकट्ठा किया हो। और इसका उद्देश्य ये है कि जब आप साइंटिफिक एविडेंस जब कलेक्ट करते हैं तो उसकी कोई काट नहीं हो सकती है। और एज इट इज़ वो 48 घंटे के अंदर ये पूरा नियम है कि पूरे का पूरा जो एविडेंस है वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो जाएगा। तो कलेक्शन से लेके ट्रांसफ़र तक जो उसका टेक्निकल प्रोसेस है, जिसमें हैश वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, अगर हैश वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है तो वो टेम्पर प्रूफ है, वो एज इट इज़ है। स्टोरेज की एक आधुनिक व्यवस्था करी गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रयास किया गया कि जब एविडेंस वैज्ञानिक पद्धति पर हो तो त्वरित चीज़ें होनी चाहिए। जब उस त्वरित व्यवस्था के लिए ये प्रयास किया गया है कि फॉरेंसिक्स को, प्रोसिक्यूशन को, जेल व्यवस्था को, हॉस्पिटल को, इनका ऑनलाइन एकीकरण करके जो भी रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान है, मान लीजिए हॉस्पिटल में एक इंजरी रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसकी रिक्वेस्ट तुरंत जा सकती है, ऑनलाइन ही डॉक्टर भेज सकते हैं। फॉरेंसिक की रिपोर्ट है, साक्ष्यों की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जा सकती है। आपने अपना साक्ष्य जमा करवाया, QR कोड जनरेट हुआ, जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो ऑनलाइन हो जाएगा। ये नहीं है कि महीनों तक किसी चीज़ का इंतजार करना पड़े। अगर आप जेल व्यवस्था देखें, खासतौर पर चंडीगढ़ में, और ये बाकी जगह की इस तरह की व्यवस्था वो कई प्रदेशों में हो चुकी है, कई जगह हो रही है, तो देखें कि उनको वहाँ पर VC स्टूडियो स्थापित किए गए हैं और उन VC स्टूडियोज़ को कनेक्ट कर दिया गया है कोर्ट से,
तो जो एक संसाधन की बचत होती थी, समय की बचत होती थी कि आप किसी भी जो अंडर ट्रायल है या कैदी है उसको आप लेकर जाते हो तो संसाधन ज़्यादा खर्च होते थे, मैन पावर लगती थी। अब मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, सभी की जितने भी रिमांड्स हैं सभी जो है वीसी के द्वारा किए जा रहे हैं। पहले जैसे डॉक्टर्स का विटनेस होता था, फोरेंसिक वालों का की अगर कोई गवाही है, इस तरह से अब सारी चीज़ें हर जगह वीसी की व्यवस्था, वीसी रूम्स की व्यवस्था, इस व्यवस्था के तहत तकरीबन 81 स्थान ऐसे हैं जिनको वीसी स्टूडियो के रूप में ऑथेंटिकेट चिन्हित कर दिया गया है कि जहां से वो अपनी गवाही ऑथेंटिक रूप से कोर्ट्स में दे सकते हैं। परियोजन निदेशालय की स्थापना की गई है। परियोजन निदेशालय की स्थापना से जो फायदा होगा कि बहुत जल्दी जो रिपोर्ट्स हैं, पुलिस रिपोर्ट्स हैं, उनकी स्क्रूटनी, उनका एनालिसिस हो सकता है। उसके बाद जो है वापस आईओ के पास आके वो अपनी चीज़ें पूरी करेगा। और ये जो चार्जशीट का प्रोसेस है कोर्ट में जाने का, सारा जो है व्यवस्था ऑनलाइन की है। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल जो चीज़ है कि भाई आपको बहुत से ऐसे प्रोविजंस के बारे में आपको बताया गया होगा कि महिलाएं और बाल अपराध संबंधित जो है उनका जो ट्रायल एक अवधि के तहत जो है बता दिया गया है। पहले प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो भगोड़े थे विदेशों में चले जाएंगे, उनकी बिना ट्रायल नहीं शुरू हो सकती है। अब जो दोष सिद्धि है वो उनकी ट्रायल इन एब्सेंसिया में होने के कारण से इस तरह से बहुत से जो आर्थिक अपराध हैं या आतंकवाद से संबंधित है, गैंगस्टर से संबंधित है, उस तरह की कैटेगरीज के अपराधों में काफ़ी जो है इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल त्वरित हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप जो देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की जो दूरदृष्टि है इन तीनों कानूनों में जो परिलक्षित करती है, वो हमारी भारतीयता और एक ऐसी न्याय आधारित व्यवस्था हो जिसमें आपराधिक न्याय प्रणाली के जितने भी अंग हैं वो पारदर्शी ढंग से एकीकृत हो जाए, उनकी कार्य प्रणाली वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो, रिस्पॉन्स जो है वो संवेदनशील हो और त्वरित हो।